नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है न्यायिक तंत्र के भीतर न्याय अर्थात जस्टिस इनसाइड जुडिशरी। ठीक है, यह एडिटोरियल 8 अक्टूबर 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित डिबेट ओवर द कोलेजियम सिस्टम, हाउ आर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड लेख पर आधारित है। इसमें भारत में न्यायिक नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। देखते हैं इसके संदर्भ क्या है। कोलेजियम प्रणाली वह विधि है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ध्यान रखना है कि कोलेजियम एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। कोलेजियम प्रणाली का प्रावधान संविधान में नहीं है, अर्थात प्रावधान जो संविधान में नहीं किया गया है, न ही इसकी उत्पत्ति संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून से हुई है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से समय समय के साथ विकसित हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है कि कोलेजियम का जो प्रावधान है वह संविधान में निहित नहीं है, ना ही संसद द्वारा इसका कानून बनाया गया है, और इसका जो विकास है वह सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से समय समय पर हुआ है। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति में सुधार के लिए संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का गठन किया था और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई थी। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों अर्थात NJAC और 99वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। क्यों किया? तो बोला कि यह अधिनियम जो है असंवैधानिक बताया उन्होंने और उन दोनों को निरस्त कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तब से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया कोलेजियम प्रणाली पर बहस चलती रही और इसे न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच संघर्ष के साथ साथ न्यायिक नियुक्तियों की धीमी गति के लिए दोषी ठहराया जाता रहा। देखते हैं कोलेजियम प्रणाली क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक सेंटेंस है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। अर्थात इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1+ 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, हाईकोर्ट कोलेजियम का नेतृत्व उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। अर्थात यहाँ पे एक जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश +2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के, वो इसका नेतृत्व करते हैं। कोलेजियम की पसंद या चयन के बारे में सरकार आपत्ति कर सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है, लेकिन अगर कोलेजियम पुनः उन्हें नामों की अनुशंसा करे तो सरकार उन्हें ही न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करने के लिए बाध्य होगा। अर्थात पहली बार अगर सरकार के पास भेजी जाती है, अगर सरकार उन्हें पुनः उस पर जो है रिव्यू करने के लिए बोलती है, फिर अगर कोलेजियम उसे ही नियुक्त करने के लिए बोलती है तो सरकार उस नाम को न्यायाधीश बनाने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति पर संविधान क्या कहता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 124(2) अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, 124(2) सर्वोच्च न्यायालय और 217 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध करते हैं। यहाँ फिर से बता रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 है और सर्वोच्च न्यायालय का 124 है और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 217 है। ठीक है, ध्यान रखना कि संविधान का अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध करते हैं। ये नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके लिए वह उच्चतम न्यायालय के राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की शर्त का पालन करता है। ठीक है, लेकिन संविधान इन नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं कोलेजियम प्रणाली कैसे विकसित हुई। देखिए, फर्स्ट जजेस केस 1981 में SP गुप्ता
बनाम भारत संघ 1981 में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत निर्णय से यह माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता की अवधारणा वस्तुतः संविधान में निहित नहीं है। ठीक, संविधान पीठ ने यह भी माना कि अनुच्छेद 124 जो सर्वोच्च न्यायालय और 217 जो उच्च न्यायालय में प्रयुक्त परामर्श, उस शब्दों में उस अनुच्छेद में जो प्रयुक्त किया गया परामर्श कंसल्टेशन शब्द का अनिवार्य अभिप्राय सहमति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए इन कार्यवाहियों से परामर्श करेगा, लेकिन उसका निर्णय उन सभी के साथ सहमति में होने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब कि उसे नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सेकंड जज केस में हुआ सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 मामले में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता मामले को निर्णय को पलट दिया। जो ऊपर जो निर्णय दिया गया था उसको पलट दिया। कहते हैं उन्होंने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण के लिए कोलिजियम प्रणाली का एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रस्तुत की। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका अपनी प्रकृति में मौलिक है, क्योंकि यह न्यायिक परिवार के भीतर एक विषय है, लेकिन कार्यपालिका का इस मामले में समान हस्तक्षेप अधिकार नहीं हो सकता है। थर्ड जज केस आया 1998 में। 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने परामर्श शब्द के अर्थ को लेकर संविधान के अनुच्छेद 143 सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रेसिडेंशियल डिफरेंस जारी किया था। प्रश्न यह था कि क्या परामर्श में कई न्यायाधीशों के साथ, यहाँ दो चीज़ें, कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श या फिर केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मत ही अपने आप में एक परामर्श हो सकता है। फिर से देखिए, प्रश्न यह था कि क्या परामर्श में कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श या फिर केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मत ही अपने आप में एक परामर्श हो सकता है। किसके लिए? भारत के मुख्य न्यायाधीश के मत का निर्माण होता है, मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा उसके मत के निर्माण के लिए कई न्यायाधीशों के परामर्श लेना ठीक रहेगा, पर्याप्त होगा, या केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मत से ही परामर्श हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और माना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगियों द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए। अब देखते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं। देखिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपका काम शुरू होता है। देखिए, कार्यपालिका का बहिष्करण, इसका अर्थ ये होगा कि न्यायपालिका के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति है उसमें जो है कार्यपालिका बाहर है, ये बताया जा रहा है। देखिए, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के पूर्ण बहिष्करण ने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जहां कुछ न्यायाधीश पूर्ण गोपनीय तरीके से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, कैसे? 1+4 के माध्यम से। इसमें जो है कार्यपालिका का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इसके अलावा वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जिसके कारण सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए गलत उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। ठीक है, पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना यहाँ पे बताया जा रहा है। देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली जो है, कॉलेजियम प्रणाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करती, जिसके कारण यह पक्षपात एवं भाई भतीजावाद अर्थात फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म की व्यापक संभावना की ओर ले जाती है। ठीक है, यह न्यायिक प्रणाली की गैर पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में विधि एवं व्यवस्था के विनियमन के लिए अत्यंत हानिकारक है। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध। इस प्रणाली में नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस का उल्लंघन होता है। भारत में व्यवस्था के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यूँ तो अंशतः स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर नियंत्रण एवं संतुलन भी रखते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है, जो नियंत्रण का बहुत कम अवसर देती है और दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करती है। ये सारी चीज़ें दिखाया जा रहा है। आगे क्लोज डोर मैकेनिज्म। आलोचकों ने रेखांकित किया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं है जो इसका लेखा जोखा रखे। आलोचकों ने रेखांकित किया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं है। इसे एक क्लोज डोर अफेयर के रूप में देखा जाता है, जहां कॉलेजियम की कार्य प्रणाली और निर्णय प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा कॉलेजियम की कार्यवाही का कोई आधिकारिक या कार्यवृत्त भी दर्ज नहीं होता। असमान प्रतिनिधित्व चिंता का एक अन्य क्षेत्र उच्च न्यायपालिका की संरचना है, जिसमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व बहुत ही काफ़ी कम देखी जा रही है और कम है भी। ठीक है, देखते आगे के राह में
हम क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, कि हम ये जो चुनौतियाँ हमारे पास है, जो समस्याएँ हैं, उनको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखें। स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन। देखिए, असल मुद्दा यह नहीं है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, अर्थात या न्यायपालिका करे या कार्यपालिका, यह मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि किस तरीके से नियुक्ति किया जाता है। असल मुद्दा यह नहीं है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायपालिका या कार्यपालिका, बल्कि यह है कि उन्हें किस तरह से नियुक्ति किया जाता है। इसके लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना चाहे जैसी भी हो, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन जेएसी की संरचना ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि जेएसी अर्थात न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता ना हो। ठीक है, न्यायपालिका के अंदर यह भी सुनिश्चित करने, न्यायपालिका के अंदर न्याय, ठीक है, यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्याय प्रदान करने हेतु न्यायालय का संस्थागत नियंत्रण अर्थात इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव न्यायपालिका के भीतर बना रहे, जहां न्यायाधीशों के चयन के लिए अवसर की समानता और निश्चित मानदंड हो। एनजेसी का स्थापना पर पुनर्विचार। एनजेसी अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, एनजेसी अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है ताकि उसमें सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सके, जो फिर इसे संवैधानिक रूप से वैध बना देगा, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे क्या कर दिया, अवैध करार दे दिया था। तो यही बता रहा है कि शामिल किया जाए जो फिर इसे संवैधानिक रूप से वैध बना देगा। इसके साथ ही न्यायिक नियुक्ति आयोग का पुनर्गठन इस प्रकार किया जा सकता है कि बहुमत नियंत्रण न्यायपालिका के पास बना रहे। नेक्स्ट है लिंग विविधता और प्रातिनिधिक न्यायपालिका। लिंग विविधता और प्रातिनिधिक न्यायपालिका। भारत में अब तक किसी भी महिला को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। महिला न्यायाधीशों के रूप में अपने सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ उच्च न्यायपालिका में लिंग विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो भारत को लिंग तटस्थ न्याय प्रणाली के विकास की ओर ले जाएगी। आपको बता दें कि एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सूचना है कि न्यायमूर्ति BV नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है, जो इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। ध्यान रखना कि अगर कोई महिला अगर बनेगी तो पहली बार कब बन सकती है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो सितंबर 2027 में। उनका नाम है BV नागरत्ना। चलिए, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।